क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे दैनिक जीवन की वो सुविधाएं, जैसे स्विगी से खाना मंगवाना, उबर से टैक्सी लेना या अमेजन से शॉपिंग करना, इतनी आसान दिखने के बावजूद उनके पीछे कितना गणित छिपा होता है? कल्पना कीजिए, राहुल नाम का युवक शाम को घर लौट रहा है। भूख लगी है तो उसने स्विगी ऐप से खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही मिनटों में खाना आ गया और राहुल आराम से खाने बैठ गया। इतना आसान तरीका देखकर खुशी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस पूरे ऑर्डर की कीमत में से कितना हिस्सा डिलीवरी बॉय के खाते में जाता है और कितना भाग कंपनी के मालिक के पास रहता है? स्विगी या उबर जैसी कंपनियां हमें सुविधा देती हैं, लेकिन इनके मालिकों को जो मुनाफा होता है वह श्रमिकों की मेहनत का ही हिस्सा होता है। यदि कोई डिलीवरी ड्राइवर 8 घंटे काम करके 500 रुपए कमाता है, तो आपके खाने पीने की कीमत में से कितना हिस्सा वो वास्तविक रूप से पाता है? इसी तरह अमेजन पर जो पैसे आप चुकाते हैं, उसमें से कितने रुपए सीधे किसी मजदूर के लिए हैं? यही प्रश्न लगभग 150 साल पहले भी उठे थे, जब कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल में बताया कि पूंजीवाद कैसे काम करता है, मजदूरों को कैसे शोषित किया जाता है और संपत्ति का बंटवारा कैसा होता है। आज हम इसी दास कैपिटल के मुख्य सिद्धांतों को सरल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, रोजमर्रा के उदाहरणों और कहानियों के साथ। पहली बात है माल, कमोडिटी की। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में वस्तुएं या सेवाएं तब तक माल बनती हैं जब उन्हें बाजार में बेचने के लिए बनाया जाता है, न कि केवल खुद उपयोग करने के लिए। पहले के जमाने में चीजें हमारी जरूरतों के लिए ही बनती थीं। किसान खेत में परिवार का अनाज उगाता था, बढ़ई अपनी पीठ संभालने के लिए कुर्सी बनाता था। उस दौर में इन वस्तुओं की उपयोगिता, जिससे हमारी भूख मिटे या आराम मिले, तो थी, पर बाजार में इनका कोई दाम नहीं था। मगर जैसे जैसे बाजार बढ़ा, मानवीय उत्पादन का तरीका बदल गया। अब लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा चीजें उत्पादन करने लगे, सिर्फ उन्हें बेचने के लिए। ऐसी हर वस्तु जिसमें उपयोग मूल्य के साथ साथ विनिमय मूल्य भी हो, वही वस्तु मार्क्स के लिए माल है। उपयोग मूल्य वह गुण है जिससे कोई वस्तु हमारी जरूरत को पूरा करे, जैसे पानी की बोतल प्यास बुझाती है, गर्म कपड़े ठंड से बचाते हैं, या खाना भूख मिटाता है। हर वस्तु खुद में कितनी भी काम की क्यों ना हो, तब तक उपयोगी है जब तक वो हमारी जरूरत को संतुष्ट करती है। दूसरी ओर विनिमय मूल्य उस वस्तु को दूसरे माल या पैसे के बदले लेने देन करने की क्षमता बताता है। जैसे बाजार में एक कुर्सी की कीमत 2000 रुपये है, तो उसका विनिमय मूल्य 2000 रुपये है। हम यह विनिमय मूल्य नहीं केवल मांग पूर्ति से समझते हैं, बल्कि मार्क्स के अनुसार इसमें वस्तु के बनते समय लगे औसत श्रम समय का भी बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका स्मार्टफोन बाजार में 15,000 रुपए में बिकता है। इसका इस्तेमाल आप बातें करने, इंटरनेट देखने, गेम खेलने के लिए करते हैं। यह उसका उपयोग मूल्य है। मगर बाजार में 15,000 रुपए जो लिया गया, वह उसका विनिमय मूल्य है, यानी वह पैसे में मापा गया है। जब किसी वस्तु में ये दोनों गुण, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, एक साथ होते हैं, तो वही वस्तु हम माल कहते हैं। माल केवल ठोस चीजें ही नहीं होती, सेवाएं भी माल बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ड्राइवर की टैक्सी सेवा सिर्फ अपनी जरूरत के लिए होती, यानी वह घर से काम घूमकर वापस आता था, तो वह व्यक्तिगत इस्तेमाल की सेवा होती। लेकिन जब वही ड्राइवर उबर के तौर पर चलता है और पैसे लेकर लोगों को घर छोड़ता है, तो वह सेवा बाजार में एक माल बन जाती है। इसी तरह इंटरनेट की सुविधा भी तब तक मुफ्त होती जब तक हम उस पर विज्ञापन न देखें, लेकिन जैसे ही इसके लिए सदस्यता या पैसे देने लगे, वह भी एक माल बन जाती है। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। मान लीजिए रामू नाम का किसान खेत में चावल उगाता है सिर्फ अपने परिवार की जरूरत के लिए। यह चावल उपयोगी है, लेकिन चूंकि रामू इसे बेचने की सोचकर नहीं उगाया, इसलिए इसका बाजार में कोई विनिमय मूल्य नहीं है। दूसरी तरफ अगर वही रामू अपने फसलों को मंडी में बेचना चाहे,
तो वह खरीदारों के बदले पैसे पाएगा। यानी उस चावल में अब उपयोग मूल्य के साथ विनिमय मूल्य भी जुड़ जाएगा। एक और उदाहरण, कोई बढ़ई अपनी सेमिनार में एक कुर्सी बना देता है जिसे वह खुद बैठने के लिए उपयोग करता है। उस कुर्सी का कोई बाजार मूल्य नहीं होता, लेकिन यदि वह उसी कुर्सी को बाजार में बेचने के लिए बनाए तो वह एक माल बन जाएगी। यानी माल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को कहते हैं जिन्हें बनाने वालों ने बेचने के इरादे से उत्पाद किया हो। अब बात करते हैं मूल्य, वैल्यू की गणना की। मार्क्स का श्रम मूल्य सिद्धांत कहता है कि किसी भी माल का असली मूल्य उसमें लगे श्रम समय में छिपा होता है। इसका मतलब है कि जिस समय में हमें वह माल बनाने की औसतन मेहनत लगती है, वही उसका मूल्य तय करता है। उदाहरण के लिए, यदि पहली कुर्सी बनाने में 5 घंटे लगे तो दूसरी कुर्सी में 10 घंटे लगे, तो दूसरी कुर्सी का मूल्य पहली से 2 गुना माना जाएगा, क्योंकि उसमें 2 गुना श्रम लगा है। यह औसत श्रम समय का नियम है और मार्क्स के अनुसार बाजार में वस्तुओं की कीमतों में यही समय समाया होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें, अमित ने दिन भर में 8 घंटे मेहनत करके एक शर्ट सिल दी। उसकी कंपनी ने वह शर्ट बाजार में 1600 रुपए में बेची, मगर कंपनी ने अमित को उसकी मेहनत के बदले महज 800 रुपए मजदूरी के रूप में दिए। बाकी के 800 रुपए का क्या हुआ? मार्क्स के अनुसार यही अधिशेष मूल्य सरप्लस वैल्यू है, अर्थात मजदूर अमित के पूरे दिन की मेहनत में से वह हिस्सा जो मालिक ने हड़प लिया। मजदूर को जो मजदूरी मिली 800 रुपए, वो उसके आवश्यक श्रम का भुगतान है, यानी उतना पैसा जो अमित की रोजमर्रा की जरूरतें चलाने के लिए पर्याप्त था। पर 8 घंटे मेहनत में अमित ने शर्ट जितनी तैयार की, उसका असली मूल्य 1600 रुपए का था। शेष 800 रुपए यानी अमित द्वारा खर्च किया गया अतिरिक्त श्रम मालिक ने अपना लिया। यही है पूंजीवाद की बुनियादी ज्योतिष, शोषण की जड़। इसी तरह मान लीजिए कोई कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता है, 6 बजे तक काम करता है। मालिक उसे केवल 8 घंटे की मजदूरी देता है, पर वह 9वें घंटे में भी उत्पादन में जुटा रहता है। 9वें घंटे का श्रम ही मालिक को अधिशेष मूल्य के रूप में मिलता है। इस लूट के कारण मजदूर को अपने बनाए माल का पूरा फल नहीं मिल पाता। मार्क्स इसे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। पूंजीपतियों को मुनाफा इसी शोषण से मिलता है। वह श्रमिक के बनाए हर अतिरिक्त रुपये को अपने खाते में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐप डेवलपर 7 दिन लगातार काम करके भी अगर मिले लाभ का एक छोटा हिस्सा ही हाथ आता है, जबकि निवेशक और मालिक बाकी मुनाफा बांट लेते हैं, तो यह शोषण का ही खेल है। और तो और पूंजीवादी व्यवस्था में एक और खतरनाक ताकत काम करती है, बेरोजगारों की सेना, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। इसका मतलब है कि पूंजीपति जितना चाहे उतने मजदूर रख सकते हैं, बाकी लोग रास्ते पर खड़े इंतजार करते हैं। जैसे ही बाजार में मंदी आती है, बहुत से मजदूरों की नौकरियां चली जाती हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं। बड़ी योग्यता से कम वेतन पर काम करने वाले भी अब रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि नौकरी खो गई तो कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसलिए पूंजीपति इस बेरोजगार दबाव का फायदा उठाकर मजदूरों को कम वेतन पर काम करने को कहता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके आसपास सैकड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप आराम से उच्च वेतन नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मालिक कह सकता है, मुक्ति मत मांगो, कहीं तुम्हारी जगह और कोई न ले ले। वह श्रमिक के बनाए हर अतिरिक्त रुपये को अपने खाते में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐप डेवलपर 7 दिन लगातार काम करके भी अगर मिले लाभ का एक छोटा हिस्सा ही हाथ आता है, जबकि निवेशक और मालिक बाकी मुनाफा बांट लेते हैं, तो यह शोषण का ही खेल है। और तो और पूंजीवादी व्यवस्था में एक और खतरनाक ताकत काम करती है, बेरोजगारों की सेना, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। इसका मतलब है कि पूंजीपति जितना चाहे उतने मजदूर रख सकते हैं, बाकी लोग रास्ते पर खड़े इंतजार करते हैं।
जैसे ही बाजार में मंदी आती है, बहुत से मजदूरों की नौकरियां चली जाती हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं। बड़ी योग्यता से कम वेतन पर काम करने वाले भी अब रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि नौकरी खो गई तो कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसलिए पूंजीपति इस बेरोजगार दबाव का फायदा उठाकर मजदूरों को कम वेतन पर काम करने को कहता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके आसपास सैकड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप आराम से उच्च वेतन नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मालिक कह सकता है, मुक्ति मत मांगो, कहीं तुम्हारी जगह और कोई न ले ले। भारतीय संदर्भ में भी हम उदाहरण पा सकते हैं। जब बड़ी फैक्ट्रियां बंद होती हैं या काम कम होता है, तो लाखों मजदूर सड़क पर आ जाते हैं। कोई शख्स यदि काम पर अच्छा वेतन मांगने लगता है, तो मालिक उसे इशारों इशारों में दबाव में लाने की कोशिश करता है कि देखो, बाहर लाइन में भीड़ है, नौकरी छोड़कर जाओगे तो तुरंत दूसरा मिल जाएगा। यही वजह है कि हड़ताल भी अक्सर पड़ोस के फैक्ट्रियों से डर के कारण असफल हो जाती है। मार्क्स इस पूरे ढांचे को पूंजीवाद की मृत्यु कुर्सी बताते हैं, एक तरह की जानबूझकर बनाए रखी बेरोजगारी जो श्रमिकों के लिए हमेशा भय का माहौल बनाती रहती है। एक सामान्य उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए विक्रम नाम का एक ऑटो ड्राइवर है। उसने कोई विरोध प्रकट किया। मालिक ने कहा, तुम्हारी जगह पर पंक्ति में खड़े 100 लोग हैं। विक्रम को पता है कि कहीं उसने ज्यादा मांग की तो वो भी निकाल दिया जाएगा। इसी तरह शहर में बढ़ रहे आजादलास राइड्स, यूबर, ओला के ड्राइवरों को भी डर है कि अगर उन्होंने ज्यादा किलोमीटर के पैसे की मांग की तो कंपनी उन पर जुर्माना लगा देगी या कोई दूसरा ड्राइवर उनकी जगह ले लेगा। अब एक और बात, पूंजी का संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन। पूंजीवादी चक्र बस यही नहीं रुका रहता। जो भी मुनाफा मिलता है उसे पूंजीपति फिर से व्यापार में लगा देते हैं ताकि और अधिक पैसा कमा सकें। मान लीजिए कोई व्यापारी हर महीने अपना मुनाफा एक हिस्से में बचत खातों में रोक देता है। मार्क्स कहते, ऐसा नहीं होता। पूंजीपति उस मुनाफे से नई मशीनें खरीद लेता है, नई फैक्ट्री खोलता है या और मजदूर रख लेता है। इससे उसका कारोबार बड़ा होता जाता है। जैसे कई भारतीय कंपनियां शुरुआती मुनाफे से सब्सिडरी खोल देती हैं या करीब करीब हर क्षेत्र में पहुंच बनाने की कोशिश करती हैं। दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं जहां बड़े कारोबारियों ने प्रतियोगियों को खरीद लिया या उन्हें बाहर खदेड़ दिया। कल्पना कीजिए, अगर किसी शहर में 5 गली शॉपिंग मार्केट थे और उनमें से एक बड़े व्यापारी ने चारों को अपनी कंपनी के चेन में मिला लिया, तो काम आना बाकी तीनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी ने दुनिया भर के कई छोटे ई कॉमर्स कारोबारों को अधिग्रहित कर लिया है। भारत में भी इसका प्रभाव देखा। बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की पूंजी लगाकर कई स्टार्टअप खरीदे गए या दबा दिए गए। नतीजा यह होता है कि बाजार में काम करने वाली कंपनियों की संख्या घटती चली जाती है, पर बची हुई कंपनियां और ताकतवर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि पूंजी एकत्रित होकर कुछ हाथों में जमा होती जा रही है और छोटे कारोबार उद्यमियों या श्रमिकों की नेगोशिएटिंग पावर कम होती जा रही है। अब बात आती है मुनाफे की गिरती दर की। एक और नियम जो मार्क्स ने बताया था। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीपति जहां अधिक से अधिक मशीनरी में निवेश करते हैं, वहां शुरू में लागत तो कम होती है, पर धीरे धीरे कुल पूंजी पर मिलने वाला औसत मुनाफा घटने लगता है। वर्तमान समय में हम इसे ऑटोमेशन के जमाने में देख सकते हैं। जब कारखानों में रोबोट और बुद्धिमान मशीनें लगती हैं, तो उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन मशीनों में जितना पैसा खर्च होता है वह बेतहाशा बढ़ जाता है। चूंकि मुनाफा श्रमिक के काम से बनता है, अधिशेष मूल्य श्रमिक देता है, इसलिए मशीनों की बढ़ती पूंजी में श्रमिकों का अनुपात घट जाता है और औसत मुनाफे की दर गिरने लगती है। आज ही का उदाहरण लें। अमेज़न के गोदामों में अब रोबोट पैकेज उठाते हैं। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स आ गए हैं। इससे कुछ साल पहले कुल मिलाकर मुनाफा बढ़ा दिखता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनियां महसूस करने लगी कि निवेश के सापेक्ष लाभ की दर कम होती जा रही है।
मार्क्स बताते हैं कि जब पूंजी का निवेश बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो कामगारों को उतना अधिशेष मूल्य नहीं मिलेगा और मुनाफा बढ़ने की गति रुकने लगेगी। इससे व्यापारी सस्ते श्रमिक बाजार या नए क्षेत्रों में दांव लगाते हैं। इस प्रक्रिया का अंत अक्सर आर्थिक मंदी या संकट में होता है, जहां बाजार में बहुत माल होने लगता है लेकिन खरीदार कम दिखते हैं। इतिहास बताता है कि पूंजीवाद में ऐसी मंदी कस्तियां अक्सर आती रही हैं, जैसे 1929 की मंदी या 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट। इन सबके पीछे यही पूंजीवाद की आंतरिक विरोधाभास है। पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद ही दो विरोधाभासी वर्गों के संघर्ष पर टिकी है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। मार्क्स के मुताबिक पूंजीपति वे लोग हैं जिनके पास फैक्ट्रियां, मशीनें और पैसा होता है, जबकि मजदूर वे हैं जिनके पास केवल अपनी मेहनत है। पूंजीपति चाहता है कि मजदूर कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन करे ताकि उसका मुनाफा बढ़े। मजदूर चाहता है कि उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, उसे अच्छी तनख्वाह और सुरक्षित काम करने की स्थिति मिले। इन दोनों के हितों में हमेशा टकराव बना रहता है। जब पूंजीपति मजदूरी घटाने की कोशिश करता है और मजदूर बचत भुगतान बढ़ाने की मांग करता है तो संघर्ष पैदा होता है। यही संघर्ष हड़तालों, प्रदर्शनियों और सामाजिक आंदोलनों के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्रांति के समय मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए हड़ताल की थी। भारत में भी ब्रिटिश काल में टेक्सटाइल मिलों में मजदूरों ने 8 घंटे की श्रेणी के लिए संघर्ष किया। मार्क्स की नजर में यही वर्ग संघर्ष इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। इन्होंने पहले सामंतवाद को झकझोरा और अब पूंजीवाद को बदलने की कगार पर खड़ा किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद अपने विरोधाभास के कारण एक नए समाज को जन्म देगा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन सभी के होंगे और कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, समाजवाद या साम्यवादी समाज। भले ही आज भी वही सपना पूरा नहीं हुआ है, पर मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें यह सीख देता है कि समाज की रचना उसकी आर्थिक स्थिति से तय होती है, न कि विचारों से। इतिहास में जब जब उत्पादन के तरीके बदलते गए, खेती से उद्योग, उद्योग से सूचना तकनीक, तो समाज के नक्शे पर भी गहरे बदलाव आए हैं। मार्क्स कहते हैं कि हमारे कानून, हमारे विश्वास, हमारी संस्कृति, जो भी दिखता है उसकी तह में अर्थव्यवस्था काम कर रही होती है। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती हैं। जब भी आप उबर की टैक्सी में बैठते हैं या अमेज़न का पैकेज खोलते हैं, तो यह सोचकर देखिए कि आपके द्वारा दिया गया पैसा वास्तव में किस किस की जेब में जाकर अटका है। हमने जाना कि माल में उपयोग और विनिमय मूल्य कैसे काम करते हैं। श्रम मूल्य सिद्धांत मूल्य को श्रम समय से जोड़ता है। अधिशेष मूल्य कैसे बनता है और श्रमिकों को उनकी पूरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। साथ ही यह भी समझा कि पूंजी कैसे जमा होती है, मुनाफे की दर क्यों गिरती है और इन सब के बीच वर्ग संघर्ष किस तरह इतिहास को गढ़ता है। इन उदाहरणों से उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि बाजार की चमक दमक के पीछे वास्तविकता कैसी है। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।